नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात आज इजराइल हमास जंग को लेकर होगी। इजराइल के सैनिक ईरान के हनी ट्रैप में फंसकर कई संवेदनशील जानकारियां ईरान को दे बैठे हैं। उसका नुकसान उन्हें 7 अक्टूबर को भी उठाना पड़ा और आगे भी उठाना पड़ा। हनी ट्रैप को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस वक्त यह खबर सुर्खियों में है उसी वक्त अमेरिका के रक्षा मंत्री एक बार फिर से इजराइल पहुंच चुके हैं। क्या एक बार फिर से युद्ध विराम होने वाला है? क्या युद्ध को लेकर एक नई प्लानिंग नेतन्याहू करने वाले हैं, या फिर जो बाइडेन ने पैगाम भेजा दिया है कि अब इस जंग को खत्म करिए? उसको भी समझेंगे। लेकिन जिस वक्त इजराइल हमास की जंग चल रही है उसी वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर अमेरिका में हैं। एक लंबा दौरा उनका अमेरिका का, लेकिन अमेरिका में जो कुछ उन्हें सुनने को मिला वो हैरान करने वाला है। ऐसा क्या कुछ है वो भी आपको रिपोर्ट में बताएंगे। और साथ ही साथ ठीक 7:30 बजे कोरोना को लेकर हम अहम जानकारी आपको देने वाले हैं। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 5 मौतें हुई हैं, वो भी भारत में। डिटेल से समझेंगे। नए वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है, मामले दुनिया में फिर बढ़ने लगे हैं। भारत के हालात कैसे हैं वो भी आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर को अमेरिका की फटकार। मुनीर से बोला अमेरिका चीन पर लगाओ लगाम, आतंक पर एक्शन और भारत से संबंध सुधारो। अमेरिका बोला। लॉयड ऑस्टिन और एंटोनी ब्लिंकन से मिले जनरल मुनीर। बड़ी खबर आपको बता दें, पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर को अमेरिका की फटकार। मुनीर से बोला अमेरिका चीन पर लगाओ लगाम, आतंक पर एक्शन हो, भारत से संबंध सुधारो। अमेरिका ने साफ कहा। लॉयड ऑस्टिन और एंटोनी ब्लिंकन से मुनीर की मुलाकात हुई है। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर को अमेरिका की फटकार। मुनीर से बोला अमेरिका चीन पर लगाओ लगाम, आतंक पर एक्शन हो, भारत से संबंध सुधारने की कोशिश करो। मुनीर को सख्त और सीधा संदेश अमेरिका की तरफ से दे दिया है। जनरल मुनीर की अमेरिका की यात्रा को आगे डिकोड करेंगे, लेकिन क्या कुछ अमेरिका की तरफ से संदेश संकेत जनरल मुनीर को दे दिए गए हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे दें। उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ड्रैगन पर लगाम कसेगी पाक आर्मी। अमेरिका ने साफ कह दिया है जनरल मुनीर को, चीन पर लगाम लगाए पाकिस्तान। पाक में आउटपोस्ट बनाना चाहता है चीन। ये बड़ी अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका ने साफ तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर चीन की आर्मी को आउटपोस्ट बनाने की इजाजत ना दी जाए। और एक और बड़ी अहम अपडेट जो निकल के आ रही है कि ग्वादर को एयरबेस बनाने की फिराक में चीन था। चीन चाहता था कि वहां पर वो अपनी एयरफोर्स को तैनात करे और जो आउटपोस्ट बनाए जाएं वहां पर चीन अपनी पीएलए को तैनात करे। ये बड़ी अहम अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसको लेकर अमेरिका ने जनरल मुनीर को साफ कर दिया है कि मदद चाहिए तो फिर चीन को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स। चीनी नागरिकों को सुरक्षा का हवाला दिया। आउटपोस्ट जो बनाने चाहता था चीन, और चीन ने कहा कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आउटपोस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका बोला पाक में चीन मंजूर नहीं है। अमेरिकी राजदूत पहुंचे थे ग्वादर, और ग्वादर को लेकर बहुत चर्चा तेज है, क्योंकि ग्वादर को माना जा रहा था कि एक भारत को घेरने का भी चीन की तरफ से प्लान है। सी पैक का अहम एक पॉइंट ग्वादर बेस है, लेकिन अब अमेरिका की आंख यहां पर गड़ चुकी है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। जनरल मुनीर को अमेरिका का पैगाम। क्या कुछ जनरल मुनीर को लॉयड ऑस्टिन की तरफ से कहा गया? सबसे अहम पॉइंट, भारत से संबंधों की पहल करो। यह मत सोचो कि भारत आपके साथ बातचीत की पहल करेगा। पहल आपको करनी होगी, क्योंकि संबंध आपकी तरफ से खराब किए गए हैं। सेकंड पॉइंट, आतंक पर लगाम लगाए पाकिस्तान।
ये पॉइंट होगा, आतंक पे लगाम लग जाएगी, भारत के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे। लेकिन क्या जनरल मुनीर इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि नवाज शरीफ ने इशारों में ऐसे संकेत दे दिए हैं कि वो इसके लिए तैयार हैं। भारत से व्यापार फिर से शुरू करो, यह भी लॉयड ऑस्टिन की तरफ से सीधे तौर पर जनरल मुनीर को कह दिया है। फिर पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल सकती है, पाकिस्तान अपनी कंगाली से निकल सकता है, लेकिन रास्ता एक ही है, चीन को रोकना होगा और भारत के साथ संबंध अच्छे करने होंगे। तालिबान ईरान पर नजर रखने में हमारी मदद करो। तो ये कुछ जो जनरल मुनीर की अमेरिका की यात्रा है, उससे कई पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे भारत के लिहाज से भी, क्योंकि जब से नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे हैं, उन्होंने कई संकेत ऐसे दिए हैं कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन 1999 का कारगिल वॉर, उस वक्त नवाज शरीफ भी पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री थे। तो कई सवाल हैं जिनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। डॉक्टर महेंद्र सिंह, जय हिंद आपको भी, विदेश मामलों के जानकार हैं डॉक्टर महेंद्र, शुक्रिया सर आपका भी। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। एक लंबा दौरा जनरल असीम मुनीर का, माना जा रहा था कि पाकिस्तान की सत्ता में कौन आएगा ये अंकल सैम से पूछने वो गए हुए हैं। लेकिन अब जो अपडेट निकल के सामने आ रही है कि लॉयड ऑस्टिन की बात करें, एंटोनी ब्लिंकन की बात करें या उनके एनएसए की बात करें, सबने एक चीज कही है कि चीन पर निर्भरता कम करो, चीन की फौज को पाकिस्तान में जगह ना दो, ग्वादर मिलिट्री बेस ना बने। किस प्रकार से ये जो संकेत और संदेश दे दिया गया है जनरल मुनीर को अमेरिका की तरफ से, कितना अमल इस पे हो सकता है? देखिए, जो सूरत हाल पाकिस्तान में है और जिन हालातों में असीम मुनीर ने सरबराही अख्तियार की पाकिस्तानी फौज की, उनको बड़ा चैलेंज था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी, क्योंकि आप भी बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को, कि जनरल साहब वहां जो गए हैं वो केवल यही पूछने गए हैं कि साहब अगला वजीर आजम कौन होगा पाकिस्तान का, क्योंकि उनको अमेरिका की सख्त जरूरत है। अमेरिका ने बिल्कुल अपनी बात साफ और वाजे कर दी है कि साहब जो चीन की जो इंटरफेरेंस है या जो दखल अंदाजी है, या जिस तरह से पाकिस्तान उसका एक वेसल स्टेट बन चुका है चीन का, तो यकीनन अमेरिका नहीं चाहेगा कि चीन का वहां वर्चस्व बढ़े। ग्वादार का आपने जिक्र किया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वहां एयरबेस बने। और आप देखिए, चाइना ने पाकिस्तान में वहां ग्वादार के लिए 2 डिविजन्स लगा रखी है, बिल्कुल, जिससे वहां कोई बलूचिस्तान में कोई हंगामा ना हो, या चीनी जो इंजीनियर हैं उन पे कई बार पीछे अटैक भी हुआ है। लेकिन अब चीन, पाकिस्तान एक ऐसी स्टेज पे है कि ना वो निगल सकता है ना उगल सकता है। 28% के करीब उसका जो लोन है वो चीन से आ रहा है, और उसकी जो इंटरेस्ट है वो कई दशकों तक पाकिस्तान वापस नहीं कर पाएगा। और अगर उसके आप जीडीपी देखें तो करीब 95 से 97% जीडीपी जो है वो उसकी लोन पे है, कई जगह से, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, अमेरिका हो या चीन हो। तो उसके लिए ये बड़ा मुश्किल है। और आने वाले जो इंतखाब हैं वो असीम मुनीर के जो मैंडेट है, जो उसको डिक्टेट दिया जाएगा अंकल सैम का, जैसा आपने बताया था, वो उसी के हिसाब से काम करेंगे। और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि भाई आप चीन को जो धीरे धीरे उससे किनारा कीजिए, तब अमेरिका की प्रेजेंस और अमेरिका की जो इमदाद है वो वहां आएगी। ठीक है डॉक्टर महेंद्र सिंह, मैं कुछ अलग एंगल से अगर चीजें आपसे समझना चाहूं, नवाज शरीफ जब से आए हैं वो लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं और एक अच्छे संबंधों की पहल कर रहे हैं। जनरल मुनीर को भी यही संदेश जो है वो अमेरिका से मिल चुका है कि भारत के साथ आपको व्यापार करना होगा, आतंकवाद आपको खत्म करना होगा। और हाल ही में जिस प्रकार से भारत विरोधी आतंकियों का पाकिस्तान में आईएसआई ने सफाया किया है या पाक सेना ने सफाया किया है, क्या एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हां हम धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं और बातचीत चाहेंगे भारत से? डॉक्टर महेंद्र। देखिए राजेश जी, सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किस संदर्भ में क्यों जनरल मुनीर अमेरिका गए। उनका प्रमुख उद्देश्य यह था कि जो
अफगान सीमा पर टीटीपी के आतंकियों ने जो उपद्रव मचा रखा है, उससे निपटने के लिए वो अमेरिका का सहयोग मांगने गए। दूसरी बात थी कि जैसा हमेशा होता आया है कि पाकिस्तान अमेरिका के पास एक बेगिंग बाउल लेके पहुंचता है कि उनको अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अपनी सुरक्षा की जरूरतों के लिए, अपने अपने जो डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए हमेशा से अमेरिका उनको वित्तीय सहायता देता हुआ आया है। तीसरी बात कि इस समय जो उनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अनवर काकर, कहीं न कहीं वो एकदम से बहुत बेबस और कमजोर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये यात्रा होती है और अमेरिका ने दो टूक शब्दों में साफ साफ पाकिस्तान को कह दिया है कि आप चीन के नियंत्रण से बाहर आइए अगर आपको हमारी सहायता की उम्मीद है तो जी। और क्योंकि जो प्रमुख बातें हैं, आप देखिए जो ग्वादर बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है, वहां पे सीपेक कॉरिडोर का वो हिस्सा है और चीन वहां पे अपने अपने सैनिकों, अपने जो भी सीपेक के लिए काम कर रहे हैं उनके इंजीनियर जी सुरक्षा के लिए चीन भी चाहता है वो अपनी वहां पे चीजों को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। तो अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको कहीं न कहीं भारत के साथ एक बेहतर संबंध बनाने होंगे, क्योंकि आज जो जियो पॉलिटिकल स्थिति है वहां पे भारत एक सशस्त्र रूप में और एक अर्थव्यवस्था के रूप में, एक सैन्य शक्ति के रूप में एक वैश्विक मंच पे अपनी एक अलग पहचान लिए खड़ा है। तो आपको भारत के साथ अपने संबंध सुधारने होंगे। हालांकि ऐसा बार बार अमेरिका जो है, खासकर यूएस न्यूक्लियर डील के बाद अमेरिका बार बार पाकिस्तान को ये संदेश देता आया है कि ये आपसी लड़ाई जो है वो आप बंद करिए और कोशिश करिए कि भारत के साथ जो आपके संबंध है, खासकर जो व्यापारिक संबंध है, उसको और मजबूत करें। तो ये एक जो बदलती हुई हम वैश्विक व्यवस्था है उसका संकेत है। जिस तरीके से भारत ने एक तरीके से कहें जो एक डिलेमा था हमेशा से भारत के समक्ष, उस डिलेमा को तोड़ते हुए भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर चीन को पूरे इस क्षेत्र में नियंत्रित करना है तो उसको अमेरिका के साथ रहना है। मैं आता हूं सर, फिर आता हूं आपके पास। मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, दो तीन चीजें जो मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक चीज तो ये कि हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान के डिफेंस में चीन ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया, लेकिन चाहे JF-17 की बात हो या उनकी तरफ जो युद्धपोत दिए गए या दूसरे हथियार दिए गए, चाहे टैंक की दिए गए, सबके इंजन में कहीं ना कोई खराबी, कुछ ना कुछ परेशानी आई है। क्या पाकिस्तान भी ये समझ रहा है कि चीन के हथियारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता? एक इस एंगल से चीजों को समझना चाहूंगा। दूसरा, अमेरिका के एंगल से कि क्या यहां पर भी हम एक डबल गेम अमेरिका का देख रहे हैं कि चीन के लिए भारत को तैयार रखो, भारत के लिए पाकिस्तान को तैयार रखो? हाँ बिल्कुल राजेश जी, अमेरिका की हमेशा यही नीति रही है, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को इसलिए एक प्रेफर्ड नेशन का स्टेटस दिया है कि वो अपना जो अफगानिस्तान है, जो वेस्ट एशिया है, वहां अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। रही बात डिफेंस इक्विपमेंट की, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने रेज किया, क्योंकि जो चाइनीज इक्विपमेंट है वो कोई, और खासकर उसकी जो फजाइया है, जो एयरफोर्स है, वो कोई बहुत ज्यादा आला दर्जे की नहीं है। उसके अगर एयरक्राफ्ट भी देखें आपने, J सीरीज के जो जहाज हैं उनका जिक्र किया, तो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है और उसमें जो मीन टाइम फेलियर है वो काफी ऊंचे दर्जे का है। अमेरिकन जो इक्विपमेंट है वो काफी रिलायबल है और आपने देखा कि पहले भी पैटर्न टैंक्स वगैरह जब इनको ये दिए गए थे तो इनके लिए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि केवल हथियार या इक्विपमेंट देने से ही युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती है, मैन, मटीरियल और मोराल। तो मटीरियल तो है उनके पास, मैन भी है, लेकिन मोटिवेटेड नहीं है, मोराल नहीं है उनके यहाँ, और ना ही कोई उनका इक्विपमेंट मेंटेनेंस का वो है। तो यकीनन पाकिस्तान ये चाहेगा कि अमेरिका, देखिए अमेरिका वहां एंटी टेररिज्म है, और डॉक्टर महेंद्र ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था कि साहब ये जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी जो डूरन लाइन के इस तरफ फैल रही है,
उसको रोकने के लिए, क्योंकि अब सबसे बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है, तो वो ये चाहेगा कि साहब अमेरिका से कोई और इमदाद आती भी है। F-16 उनको इसीलिए दिए गए थे, और 3 जो उनके एयरफील्ड्स है उनकी मेंटेनेंस या जो बंकर्स हैं या इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है, हालांकि पाकिस्तान उसको मिस स्पेंड करता है और अमेरिका को इस बात का मालूम है। तो अमेरिका ने जो अपना हाथ खींच लिया है, तो वो ये यकीनन चाहेंगे कि साहब ये इमदाद मिले, और जो ये दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन गई है, उसको पहली बात तो कंटेन किया जाए, खत्म करना तो शायद उनके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर महेंद्र, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर जो आपने भी बात कही, सर ने भी उसी बात को छेड़ा, लेकिन अमेरिका भी तो एक प्लानिंग के तहत ही अपने इतने हथियारों को छोड़ के गया था जो आज टीटीपी के हाथ लगे हैं, और जो हाल ही में हमला हुआ है पाकिस्तान आर्मी पर जहां पे 24 जवान उनके मारे गए, उसमें तो नाइट विजन से लेकर तमाम अमेरिकी हथियार उनके पास मौजूद थे। ये तो अमेरिका की रणनीति का हिस्सा था कि 20 साल तुमने तालिबान को पाला, अब हम भी तुम्हें जरा इनको गिफ्ट देकर जाते हैं, तुम भी झेल के देखो। क्या इस चीज को नकारा जा सकता है सर? नहीं, देखिए, एकदम से नहीं नकारा जा सकता है। और पूरी अगर हम ट्रेस करें कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, इस्लामिक टेररिज्म है, उसकी जड़ में कहीं न कहीं अमेरिका है। जिस तरीके से सोवियत संघ को जो है अफगानिस्तान में पीछे छोड़ने के लिए, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए मुजाहिदीनों का उत्पत्ति ही अमेरिका की देन है। और जिस प्रकार से तमाम, तो अब वो हम इतिहास में न जाके अगर हम वर्तमान में बात करें, तो निश्चित रूप से अमेरिका के समक्ष एक बहुत बड़ी दुविधा है कि वो क्या, और ये एक अपने आप में एक डिलेमा है, एक जो है बहुत दिलचस्प बात होती है कि किस प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में अमेरिका की मदद चाहता है। बिल्कुल। और ये दोनों देश ही ऐसे हैं जो प्रमुख कारण हैं। अगर हम एशिया में, खासकर जो है साउथ एशिया में, अगर हम आतंकवाद की बात करें, उसकी उत्पत्ति की बात करें, उसके जनक के रूप में इन देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, चाहे वो कोल्ड वॉर राइवलरी उसका कारण रहा हो, चाहे भारत पाकिस्तान संघर्ष उसका कारण रहा हो, तो ये अपने आप में जो है किस प्रकार से जो वैश्विक व्यवस्था है वो परिवर्तित हो रही है। और अमेरिका ने बहुत ही कड़े शब्दों में जवाब दे दिया है कि नहीं, अब आज की जो स्थिति है उसमें आपको भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को ठीक करना होगा, और आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। अगर आप चीन के ऊपर निर्भर हैं, चीन की इतनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को का साथ दे रहे हैं, आप सारे वैश्विक जो मंच है उस पर आप चीन के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में आप अगर अमेरिका की तरफ देखना चाहते हैं, अमेरिका की मदद चाहते हैं, तो वो असंभव नहीं है। इशारों में साफ कर दिया है। मैं एक बड़ी खबर के बाद लौट के आता हूं सर आपके पास। इजरायली सैनिकों को हनी ट्रैप में फंसा रहा ईरान, सैनिकों से मिली जानकारी हमास से कर रहा साझा। तुर्की में हमास नेताओं की हुई मीटिंग। कतर दौरे पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। अब वो इजराइल भी पहुंच चुके हैं। इजरायली सैनिकों को हनी ट्रैप में फंसा रहा ईरान, सैनिकों से मिली जानकारी हमास से कर रहा साझा। जल्दी से ग्राफिक्स, फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे डिटेल से इसको समझने के लिए। हनी ट्रैप का शिकार आईडीएफ। न्यूज आउटलेट ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है। ईरान ने इजरायली सैनिकों के लिए एक जाल बिछाया। हिब्रू बोलने वाली महिलाओं को एक खास तरह की ट्रेनिंग दी गई। नेक्स्ट, इजरायली सैनिकों की डिटेल और नंबर साझा किए गए। इन महिलाओं के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें भेजकर उनसे सैनिकों से जानकारी हासिल करने को कहा और काफी हद तक कामयाब भी रही। ईरान ने हमास के साथ साझा की खुफिया जानकारियां जो 7 अक्टूबर के हमले में काम आई। तुर्की पहुंचे हमास लीडर। तुर्की में हमास लीडर की मीटिंग हुई है। हमास के कई नेता मीटिंग में शामिल हुए। जंग के अगले हिस्से की तैयारी में जुटा है हमास और तुर्की। कतर दौरे पे पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री जो अब इजराइल पहुंच चुके हैं। हमास के समर्थक रहे हैं तुर्की के पीएम राष्ट्रपति एर्दोगन। इसको बाद में समझेंगे, लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर,
अभी तक हम हनी ट्रैप के किस्से भारतीय सेना में सुनते थे। आज मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया जब हनी ट्रैप का किस्सा हमने आईडीएफ में भी सुना। एक ऐसा हथियार अचूक जो कभी खाली ना जाए। देखिए, ये तो एक बहुत पुराना हथियार है राजेश जी, और सभी देशों में या सभी जो भी लोग हैं वो इसके शिकार हो सकते हैं। साम दंड भेदभाव आपने सुना होगा, और वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इट इज पार्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस एंड एस्पियोनेज सिस्टम। तो जो हमास है वो इस तरह की जो चीजें हैं वो उनको जरूर फॉलो करेगा, और उसके बाद ये इस तरह की जो चीजें हैं वो जो उनके हैंडलर्स हैं वो इन लोगों को इस तरह से ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करते हैं तो इसके हिसाब से वो फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे। लेकिन इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो काफी आला दर्जे की हैं, और निहायती यकीनन अगर कोई इस तरह का केस आया है तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस उनको उस पर एक्शन लेगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई हमास कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें से गेन कर पाएगा। दूसरा राजेश जी, मेरा नाम शायद वहां कर्नल टीपी त्यागी दिखा रहे हैं। मैं थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा चेंज कर दें। माफी चाहता हूं सर, माफी चाहता हूं, मेरी तरफ से भी माफी। कोई बात नहीं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर का नाम करिएगा, माफी सर इसके लिए। डॉक्टर महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह कि कतर की बजाय टर्की में हमास लीडर की मीटिंग, ये क्या इशारा दे रही है, क्या संकेत दे रही है? क्या वाकई में ऐसी खबरें भी आई थी कि कतर छोड़कर कई लीडर जो हैं वो भाग रहे हैं क्योंकि मोसाद ऑपरेशन कर सकती है? क्या मोसाद का खौफ है या कुछ और जो टर्की में इतनी बड़ी मीटिंग हुई है? नहीं, देखिए, कतर के ऊपर राजेश जी, जैसा आपके शो में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि कतर जो है बहुत ही, अगर वेस्ट एशिया में कहें, अगर मिडिल ईस्ट में कहें, तो अमेरिका का बहुत ही डिपेंडेबल एलाई रहा है। और कतर पे बहुत ज्यादा जो है प्रेशर बन रहा था कि जिस तरीके से इजराइल के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण हमास करने में समर्थ रहा। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि तालिबान के साथ डील में भी कतर की बहुत बड़ी भूमिका रही अफगानिस्तान से, जब अमेरिका को एग्जिट करना था। तो कतर और तमाम इस तरीके से बातें हो रही थी कि किस प्रकार से वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो उसका इस्तेमाल हमास कर रहा है। और यूएस कांग्रेस तक ने कतर के ऊपर, यूएस कांग्रेसमैन ने कतर के ऊपर तमाम इल्जामात लगाए। और ऐसे में मुझे लगता है कि हमास लीडर्स को समझ में आ गया कि हमें कोई और जगह तलाश करनी होगी अगर हम बचे रहना चाहते हैं तो। और टर्की जिस प्रकार से एर्दोगान के अंडर में टर्की अपने आप को कोशिश कर रहा है कि वो पूरे वेस्ट एशिया का जो मुस्लिम वर्ल्ड है, ओआईसी का एक अपने आप को निर्विवादित नेता के रूप में, सर्वोच्च नेता के रूप में टर्की अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है एर्दोगान के नेतृत्व में। तो ऐसे में मुझे एकदम आश्चर्य नहीं होगा कि अगर हमास लीडर्स वहां पहुंचे हैं और वहां मीटिंग्स चल रही है जिस प्रकार से बहुत खुले शब्दों में टर्की ने। और जबकि राजेश जी, मैंने आपके शो में बात की थी, एक कमाल अतातुर्क का टर्की था जो अपने आप को एशिया से नहीं बल्कि यूरोप से आइडेंटिफाई करना चाहता था। और आज का एर्दोगान का टर्की है जो ये इस होड़ में लगा हुआ है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा का नेतृत्व करने वाला देश बनना चाहता है। वो ईरान को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। तो एकदम आश्चर्य नहीं होगा अगर हमास के लीडर्स वहां पहुंचे हैं और वहां कोशिश की जा रही कि किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इजराइल जिस तरीके से पूरी तरीके से सुनिश्चित करना चाहता है कि गाजा स्ट्रिप से या पूरी की पूरी जो है उस इलाके से हमास को खत्म किया जाए। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये हो सकता है। ठीक है सर। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, मैं आपके पास आता हूं। जो चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जो हैं कतर पहुंचे आज, और कतर के बाद इजराइल भी पहुंचे। नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के साथ लंबी बातचीत चल रही है। क्या एक युद्ध विराम हम और देख सकते हैं इस जंग में? क्या एक ब्रेक लग सकता है या ऑपरेशन तेज हो सकता है? बाइडेन ने क्या मैसेज भेजा है? क्योंकि पिछले 7-10 दिनों में
कई अलग अलग तरह के बयान जो बाइडेन के आए हैं इजराइल को लेकर। देखिए राजेश जी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बयानबाजी एक बहुत अहम उसका हिस्सा होता है। और आप ये देखिए बाइडेन साहब के जो स्टेटमेंट आए कि साहब इजराइल और बाइडेन साहब में या नेतन्याहू में डिफरेंसेस या मतभेद देखा गया है, तो मुझे नहीं लगता ये केवल ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। और क्योंकि अगर इस तरह की कोई चीज होती तो अमेरिका प्रखर या मुखर होके इसका मतलब समर्थन करता या इसको इम्पोज करने की कोशिश करता। और इजराइल पे उसका पूरा हाथ है। और क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर आप देखें कि अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो वहाँ जो ज्यूज हैं वो एक बहुत अहम भूमिका प्ले करते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता जब तक इलेक्शन है बाइडेन साहब कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई इस तरह का कदम उठाएंगे जिससे वहाँ की जो ज्यू कम्युनिटी है वो उनके खिलाफ हो जाए और उसका असर उस इलेक्शन पे देखा जाए। तो ये सब चीजें मतलब जिस तरह के स्टेटमेंट है, कैसे उसको इंटरप्रेट किया है, कैसे उसको पेश किया गया है, ये तो बिल्कुल गहन विवेचना का विषय है। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना कह सकते हैं कि इजराइल के साथ अमेरिका इस जंग में खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में